इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि जो प्रॉब्लम मैंने अपने समय में फेस की थी वही प्रॉब्लम मैंने मेरे आने वाली पीढ़ियां पीछे फेस ना करें। हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक अ नोट्स किस लिए जरूरी है। नोट्स इसलिए जरूरी है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आने वाले एग्जाम के समय बहुत ही सारे बच्चे नहीं अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन नोट्स होने से फ़ायदा ये होगा कि कुछ बच्चे जिनका नोट्स बेहतर होगा वो आसानी से उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और उस चैप्टर को आसानी से पढ़ पाएंगे। यार ध्यान से इन तीनों पॉइंट को समझना ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी पड़े। आपका इस वीडियो में एक भी सेकंड जायज नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। शुरुआत में चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई सा भी रेफरेंस बुक हो, जैसे कि एस चांद, श्री एस.सी. वर्मा जी साहब एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, तो भैया रेफरेंस बुक की जरूरत ही क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज होता है वो बहुत ही टफ और बहुत ही कम भाषा में अधिक जानकारी दिया हुआ होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से सबसे पहले उस चैप्टर के लिए रेफरेंस बुक प्रेफर करेंगे, ताकि हमें उस चैप्टर के बारे में मल्टीपल नॉलेज मिल सके, यानी कि ब्रॉड वे में नॉलेज मिल सके, ताकि आगे जो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो यारो रेफरेंस बुक से जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद आप लोग कोचिंग या स्कूल के नोट्स के साथ उस चैप्टर का पूरी थ्रोली तरह से पढ़ाई कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लाइट पढ़ा क्लास 10 का, मोशन पढ़ा क्लास 11 का, तो यार इस रेफरेंस बुक के साथ साथ प्लस कोचिंग का नोट्स के साथ साथ आप लोग उसे पढ़ाई कीजिएगा, तो आपका वो पहला जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यार अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के, रीड एनसीईआरटी। हाउ टू रीड एनसीईआरटी। तो दोस्तों मैंने हाउ टू रीड एनसीईआरटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आइए पार्ट 1 को पहले अच्छी तरीके से समझते हैं। पहली बार में आप पूरे एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़ो, फिर उसके बाद जो आपको बेसिक कंसेप्ट लगे उसको अंडरलाइन करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक चैप्टर लिया है क्लास 10 का, इलेक्ट्रिसिटी। We know that flowing water constituent water current in rivers. Similarly, in the electric current, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है? कंडक्टर से फ्लो करता है। और ऐसे करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पहुंचे, ए स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। यही है बेसिक कंसेप्ट, अंडरलाइन करके एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है दूसरी बार में टू मेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक। तो इसको कैसे समझते हैं, आइए ऐसे समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल और अ बैटरी वी प्लेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड टू द फ्लो ऑफ चार्ज of electric current through the torch bulb to glow. We also have a torch and only we are sold. What does the switch do? तो हम लोग ने क्या कहा था, मेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक। तो what does a switch do? तो स्विच क्या करता, फ्लो एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखो जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये आपको जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे उसके बाद आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आपको बाद में मदद करेंगे। तो अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस अंडरलाइन वाला पॉइंट प्लस कोचिंग के नोट्स। तो यार आप कोई सा भी तो इंस्टीट्यूशन और कोई सा भी तो स्कूल जरूर जाते होगा।
तो तीसरे पॉइंट में यह है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी स्कूल जाते हो तो उस एनसीईआरटी का नोट्स तो मिलता ही होगा जरूर। जैसे कि हालांकि ये नोट्स क्लास 11 का है, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल, ऐसे ऐसे कर करके गेल-लुइस लॉ ऐसे कर करके आप लोग एनसीईआरटी के द्वारा नोट्स बना सकते हो। तो ये था पार्ट 1। अब आता है पार्ट 2। पार्ट टू बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है? जैसा कि आप लोग ने पार्ट 1 में समझ चुका है कि पहली बार में अंडरलाइन, फिर दूसरी बार में मेक अ क्वेश्चन, प्लस तीसरी बार में स्कूल का नोट्स है। तो पहली बार में हम लोग ने क्या समझा था? अंडरलाइन वाला, और फिर उसके बाद क्वेश्चन वाला, फिर उसके बाद स्कूल का नोट्स। तो इससे आप लोग का पढ़ने का तरीका एनसीईआरटी के द्वारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पॉइंट 3, मेकिंग अ ऑन नोट्स। यह टेक्निक आपको एग्जाम के समय या एग्जाम से पहले बहुत ही मदद करेगी। ध्यान से सुना, एग्जाम के समय या एग्जाम के पहले बहुत ही मदद करेगी। तो भैया इसे बनाएंगे कैसे? अपना नोट्स कैसे बनाएं? जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था, हाउ टू रीड एनसीईआरटी में, कि अंडरलाइन वाला प्लस क्वेश्चन और कोचिंग का नोट्स और या स्कूल का नोट्स। तो यार हमारे कोचिंग या स्कूल में तो आप जानते हैं कैसे नोट्स लिखाया जाता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, और फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल ले लेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद नया टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट, ऐसे ऐसे कर करके पूरे 5 से 6 पेज लिखवा देंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे कि कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा अपना नोट्स, यानी अपना नोट्स कैसे बनाए, ऑन नोट्स। अपना नोट्स कैसे बनाए? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक अपना नोट्स है ग्रेविटेशन का, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको इतना ही में खत्म कर दिया। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट्स। अपना नोट्स ऐसे बनाए जैसे कि सिर्फ आप ही पढ़ सको, ऐसा लगा कि कोई और बंदा पढ़ ही ना सके, ऐसे बनाए। अपना नोट्स ऐसे ही होना चाहिए, ना कि स्कूल की तरह लंबे और मोटे आंसर में फिर उसको तुरंत खत्म कर दे। अपना नोट्स ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि फिर उसके बाद देखेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। और हाँ, नोट्स बनाने का सबसे मेन और सबसे कारगर तरीका है कि रंग बिरंगे पेन का यूज करें। रंग बिरंगे पेन का मतलब जैसे कि लाल, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, जैसे कि मैं यूज करता हूँ ये। और जब भी आप नोट्स बनाए तो उसमें नोटेशन लगा दें। नोटेशन ये आपको बाद में बहुत मदद करेगी। जैसे मैंने क्या भी लगाया, सीम, यानी स्टिक इन माइंड। और उसके बाद मैं लगाता हूँ हैशटैग। फिर उसके बाद मैं लगाता हूँ रामबाण, यानी कि राम जी का बाण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बचपन में 9-10 में आप लोग सीखते होंगे VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही है मेकिंग ऑन नोट्स का बहुत ही तरीका। ये आपको एग्जाम के पहले, मैं फिर से बता दूं, ये आपको एग्जाम के पहले और एग्जाम के समय बहुत ही मदद करेगा। इसे आप SIM कर लें, यानी स्टिक इन माइंड। तो भैया आपने तो बता दिया है कि मेक ऑन नोट्स, ये टेक्निक आपको एग्जाम के समय बहुत ही मदद करेगी। तो भैया ये एग्जाम के समय मदद कैसे करेंगे? तो आइए इसे ऐसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 10 दिन पहले एग्जाम है। तो आपको मालूम ही होगा कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है या लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई बंदा या कोई बंदी उतना अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अचानक एग्जाम आ गया तो कैसे मदद करेंगे? तो आइए इसे ऐसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका चैप्टर 3 का एग्जाम है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपका 10 दिन पहले एग्जाम है, तो आप ये पूरे चैप्टर को पढ़ने नहीं बैठिएगा। हालांकि एग्जाम में एक ही चैप्टर नहीं आता, और भी सब्जेक्ट के और भी चैप्टर आते हैं। जैसे कि आप पहले मेटल एंड नॉन मेटल को पूरा पढ़ने नहीं बैठिएगा। व्हाट हैपन टू द मेटल इन बर्न इन एयर, ऐसे ऐसे कर करके पूरा ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ेगा। आपको उस समय आपका अपना ही नोट्स देगा, ना ही कि स्कूल वाला इतने लंबे नोट्सों का और मोटे आंसरों का काम देगा। आपका उस समय अपना ही नोट्स काम देगा। क्यों?
क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने मेरा इस टॉपिक का आंसर कैसे है और आपने वो खुद आंसर लिखा। देखो, जो बंदा अपने से खुद मेहनत करता है और जो खुद आंसर लिखता है उसको मालूम है कि ये कैसे कैसे होगा। और नोट्स बनाने का तरीका तो मैंने बता ही दिया कि रंग बिरंगे पेन से लिखिएगा, जैसे कि ग्रीन हो गया, रेड हो गया, वगैरह वगैरह। तो भैया आप नोट्स पे ही इतना जोर क्यों दे रहे हो? देखो, जो एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज से अबव एवरेज, वो अपने नोट्स को ही ज्यादा प्रेफर देते हैं। आपने तो ये कहानी सुना ही होगा कि एक दो बंदे को 5 घंटे में पेड़ काटने का दिया गया, तो एक बंदा था जो कि 3 घंटे में अपना कुल्हाड़ी यानी कि एक्स ही बजा रहा था, क्योंकि उसे तो मालूम ही था कि मुझे पेड़ काटना है, तो मैं अपना औजार ही बजा लेता हूँ, यानी कि उसे धार धार कर देता हूँ। तो स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा हथियार है कि उसका नोट्स सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका होना चाहिए, ताकि एग्जाम के समय वो तुरंत क्विक रिवीजन कर सके। क्या क्विक रिवीजन कर सके? तो यार वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने इस वीडियो में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बताया जो कि आपको टाइम वेस्ट लगे। लगभग वीडियो 8 से 10 मिनट के हो गए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू।